नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मंगराज चौधरी राइज स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक सिद्धांत। ये जो चैप्टर है सीयूटी और जो नीट 2026 है उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के बेसिस पे बात करूं तो इस चैप्टर से लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीयूटी बेसिस पे इससे कम से कम 3 से लेकर 4 नंबर तक के 3 से लेकर 4 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं एक तो डीएनए के बारे में, एक आरएनए के बारे में, और लास्ट के अंदर अपन जाकर पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में कि जो प्रोटीन है उसका निर्माण किस प्रकार होगा। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं अपने पास न्यूक्लिक अम्ल। तो हम आपसे पूछते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो प्रकार के। एक तो न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होगा, एक तो होता है अपने पास डीएनए, और दूसरा कौन सा होता है न्यूक्लिक अम्ल आरएनए। एक तो कौन सा होता है डीएनए और दूसरा कौन सा होता है आरएनए। अच्छा, अब इनके अंदर बात करूं मैं डीएनए और आरएनए की बात करूं तो सबसे पहले जो प्राथमिक कोशिका थी उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल कौन सा था, डीएनए था या फिर आरएनए था? उसके अंदर सबसे जो पहली प्रथम कोशिका थी उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल कौन सा आया, डीएनए आया या फिर आरएनए आया? उसकी बात करूं तो जैसे अपने पास ये थी एक कोशिका, ये और कोशिका कौन सी कोशिका थी, ये थी अपने पास प्राथमिक कोशिका। इस प्राथमिक कोशिका के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था आरएनए। और ये जो आरएनए है इस आरएनए के बहुत सारे कार्य थे, ये हमारे पास था आरएनए, और आरएनए के क्या थे, बहुत सारे कार्य थे, अलग अलग रोल थे। और ये रोल कौन कौन से आ जाते हैं आरएनए के? सबसे पहला जो रोल है वो रोल तो था संरचनात्मक कार्य। संरचनात्मक कार्य। अगला जो इसका कार्य है वो था उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक का मतलब होता है कैटेलिस्ट। अगला जो रोल है वो कौन सा रोल था, वो था अडप्टर। और एक इंपोर्टेंट रोल है और वो है सूचना का भंडारण। तो अपन बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल आता है अपने पास एक तो आरएनए और दूसरा कौन सा आता है डीएनए। प्राथमिक जो कोशिका थी उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल कौन सा था, उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल था अपने पास आरएनए। इस आरएनए के बहुत सारे कार्य थे। आरएनए के कौन कौन से कार्य थे? एक तो था संरचनात्मक कार्य, एक था उत्प्रेरक का, एक था अडप्टर का और एक था सूचना का भंडारण। इस आरएनए के बहुत सारे कार्य थे, इस वजह से जो आरएनए है वो कैसा था, अस्थायी हो गया था, अनस्टेबल हो गया था। तो इस आरएनए से किसका इवोल्यूशन हुआ, किसका विकास हुआ? इस आरएनए से विकास हुआ डीएनए का। किसका विकास हुआ आरएनए से? डीएनए का। अब हमारे पास यहाँ पर विकास किसका हो गया, इस आरएनए से विकास हो गया डीएनए का। अब इस डीएनए का क्या कार्य रहेगा? इस डीएनए का कार्य रहेगा कि किसका भंडारण करेगा, ये भंडारण करेगा सूचना का। कि जो सूचना है, सूचना का भंडारण तो कौन करेगा? सूचना का भंडारण करेगा डीएनए। सूचना का भंडारण कौन करेगा? डीएनए। बाकी जो सारे कार्य है, संरचनात्मक कार्य, उत्प्रेरक का कार्य, अडप्टर का कार्य, ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा आरएनए। अडप्टर क्या होता है? एक आरएनए का टाइप होता है टीआरएनए, उस आरएनए को अपन क्या बोलते हैं? अडप्टर आरएनए। इस वजह से ये अडप्टर का कार्य करेगा। एक है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? कैटेलिस्ट का मतलब आप जानते ही हो। एक है संरचनात्मक कार्य, कि जो अपने पास ये कोशिका है, इस कोशिका की जो संरचना है उसका निर्धारण जो करता है वो कौन होता है? आरएनए होता है। एक है सूचना का भंडारण, जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि सेल के अंदर क्या क्या कार्य होने हैं, सारी जो सेल के जो ऑर्गेनल होंगे, जो अंग होंगे, उनकी जो सूचना है उसका भंडारण करता है। वो भी पहले कौन करता था? आरएनए करता था। तो सारे काम आरएनए करता था, इसलिए आरएनए क्या हो गया था? अनस्टेबल हो गया था, अस्थायी हो गया था। बाद में इस आरएनए से किसका इवोल्यूशन हुआ, किसका विकास हुआ? डीएनए का विकास हुआ। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर है डीएनए। अब जो सूचना का कार्य है वो तो कौन करेगा? सूचना का भंडारण कौन करेगा? डीएनए। और जो बाकी जो सारे कार्य है वो कौन करेगा? आरएनए। ये तीनों बाकी जो कार्य है वो कौन करेगा? आरएनए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो भी जीवित होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन होता है। जो भी जीवित होते हैं, जो भी लिविंग होते हैं, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए।
डीएनए और आरएनए, लेकिन मेन जो मुख्य जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? डीएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है किसके अंदर? वायरस के अंदर। क्या सभी वायरस के अंदर होता है? सभी वायरस के अंदर नहीं होता। कुछ स्पेशल वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। नाम सुना है आपने टोबैको मोज़ेक वायरस का? तो ये क्या है अपने पास? टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अपने पास आरएनए। अच्छा, एक आता है अपने पास डीएनए। इसका नाम डीएनए है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एक है अपने पास आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या फिर एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर एसिड को अपन क्या बोल सकते हैं? अम्ल बोल सकते हैं। एक तो आता है अपने पास डीएनए, और जो दूसरा है वो दूसरा कौन सा आता है अपने पास? दूसरा आता है अपने पास आरएनए। क्लियर है कि नहीं? अब अगली बात करते हैं अपन लोकेशन की। डीएनए और आरएनए इनकी लोकेशन कहाँ होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थान की, लोकेशन की। प्रोकैरियोट्स के अंदर लोकेशन कहाँ होती है? यूकैरियोट्स के अंदर लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन किस किस की देखेंगे अपन? लोकेशन एक तो देखेंगे अपन डीएनए की, और दूसरी लोकेशन किसकी देखेंगे? दूसरी लोकेशन देखेंगे अपन आरएनए की। अपन लोकेशन देखेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर, अपन लोकेशन किसके अंदर देखेंगे? यूकैरियोट्स के अंदर। अच्छा मेरे को बताओ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या फर्क है? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या फर्क है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर? क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है क्या? प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस है नहीं पाया जाता। जो भी डीएनए होगा वो किसके अंदर होगा? वो होगा कोशिका द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इस वजह से जो डीएनए होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? केंद्र के अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए के स्थान की बात करो तो किसके अंदर होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर। कोशिका द्रव्य के अंदर। यूकैरियोट्स की बात करो तो किसके अंदर होता है? ये केंद्रक के अंदर। केंद्रक में उपस्थित होता है। बात करूं मैं आरएनए की, तो आरएनए भी किसके अंदर होगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। और यूकैरियोट्स के अंदर किसके अंदर होता है? यूकैरियोट्स के अंदर देखो, विशेष बात ध्यान में क्या रखनी है, चैप्टर के आगे भी आएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग के अंदर बता देता हूं मैं आपको कि स्टार्टिंग के अंदर जो आरएनए होगा यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट, तो किसके अंदर होता है? केंद्र के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन बाद में किसके अंदर चला जाता है? वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर चला जाता है। तो बनता तो किसके अंदर है? बनता तो केंद्रक में है, लेकिन लेकिन बाद में लेकिन बाद में साइटोप्लाज्म में चला जाता है। लेकिन बाद में किसमें चला जाता है? वो साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर चला जाता है। अपन बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर मेनली किसकी बात करेंगे? सबसे पहले डीएनए की बात करेंगे, फिर अपन आरएनए की बात करेंगे, और फिर अपन किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर डीएनए की। डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस है? डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। तो एक इधर अपन लिख लेते हैं, जैसे एक तो आता है अपने पास डीएनए, ये अपने पास क्या है? डीएनए। और इधर क्या है अपने पास? आरएनए। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जो डीएनए है, डीएनए कितनी चेन से मिलकर बना होता है? डीएनए मिलकर बना होता है दो श्रृंखलाओं का। ये एक श्रृंखला होगी, और ये कितनी श्रृंखला होगी? दूसरी श्रृंखला होगी। जो आरएनए है हमारे पास, आरएनए कितनी श्रृंखलाओं का मिलकर बना होता है? एक श्रृंखलाओं का। तो यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर कितनी श्रृंखला होती है? दो श्रृंखला होती है, दो चेन होती है। जो आरएनए है इसके अंदर
अंदर केवल कितनी चेन होती है, एक ही चेन होती है। क्लियर है ये चीज? डीएनए के अंदर 2 चेन, आरएनए के अंदर 1 चेन। अच्छा ये जो चेन होती है, श्रृंखला होती है, ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है न्यूक्लियोटाइड की। किसकी बनी हुई होती है? न्यूक्लियोटाइड। नाम सुना है आपने न्यूक्लियोटाइड का? क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड की बात करता हूँ, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जैसे एक अपने पास यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, ये किस किस चीजों का मिलकर बना हुआ है? ये अपने पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो किन किन चीजों का मिलकर बना हुआ होता है? 3 चीजें आती है। एक तो आता है अपने पास क्या, शर्करा, दूसरा आता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले बना लेता हूँ, एक क्या आता है इसके अंदर, शर्करा। जैसे ये मैंने क्या बना ली, ये मैंने बना ली, एक यहाँ पर क्या उपस्थित है, ये उपस्थित है शर्करा। इस शर्करा का क्या जुड़ा हुआ होता है? इस शर्करा के जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या जुड़ा हुआ होता है? नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होता है? यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है इसके अंदर फॉस्फेट समूह है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप। ये अपने पास एक किसकी संरचना है? ये संरचना है न्यूक्लियोटाइड की। 3 चीजों से मिलकर बना है। ये वाला तो यहाँ पर क्या है, ये तो है अपने पास शुगर, जिसको अपन शर्करा बोलते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस है, और ये क्या है अपने पास है, फॉस्फेट ग्रुप। अब बात करता हूं मैं किनकी, बात करता हूं मैं डीएनए या फिर आरएनए की। ये इसकी ये जो चेन है, ये चेन क्या है, चेन क्या है? एक अपने पास जैसे ये न्यूक्लियोटाइड आ गया, एक क्या है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या उपस्थित है इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर? इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या उपस्थित है? इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो क्या उपस्थित है, शुगर उपस्थित है। एक क्या क्या है, एक है नाइट्रोजनस बेस, और क्या है, फॉस्फेट समूह। एक न्यूक्लियोटाइड ये अपने पास है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये अपने पास है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये अपने पास है, चौथा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये एन क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड की संख्या। एन क्या है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या। कितने गुणा न्यूक्लियोटाइड होंगे, कितने गुणा न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये अपने पास जो डीएनए है या फिर जो आरएनए है, इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। क्या क्लियर है क्या ये सारी चीज? देखो ये श्रृंखला है क्या, ये श्रृंखला बनी हुई है न्यूक्लियोटाइड की। किसकी बनी हुई है, न्यूक्लियोटाइड। तो एन इंटू न्यूक्लियोटाइड डीएनए की लेंथ आ जाएगी, इसी को अपन बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की एक पूरी श्रृंखला बनेगी, और इसी श्रृंखला को अपन क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की कितनी चेन है, 2। डीएनए के अंदर कितनी है, 2। आरएनए के अंदर कितनी है, 1। केवल आरएनए के अंदर एक ही होती है। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और उस श्रृंखला को अपन, एक श्रृंखला होगी तो आरएनए बोलेंगे, और ये जैसे 2 श्रृंखला है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है, जैसे जैसे इनके अंदर अनेक न्यूक्लियोटाइड लगे हुए होते हैं, इस श्रृंखला को अपन क्या बोल देते हैं, ये बोल देते हैं डीएनए की। कौन सी श्रृंखला होगी ये, डीएनए की। तो डीएनए के अंदर 2 चेन होती है, और आरएनए के अंदर कितनी होती है, आरएनए के अंदर होती है केवल 1 चेन। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जो अपने पास डीएनए और आरएनए है, इस डीएनए और आरएनए की लंबाई कितनी होती है। लंबाई की बात करता हूं, जेनेटिक मटेरियल की लंबाई। तो इस लंबाई के अंदर अपने पास क्या क्या आता है, लंबाई के अंदर अपने पास एनसीईआरटी के अंदर 3-4 चीज दे रखी है। एक तो क्या दे रखा है, एक दे रखा है हमारे पास 5 × 174। एक दे रखा है हमारे पास लेमड़ा फेज। नाम सुना है लेमड़ा फेज का? आज अपन बात करेंगे ये लेमड़ा फेज है क्या। एक अपन बात करते हैं इक्वलाई की, एक अपन बात करते हैं इसके अंदर मानव की। और मानव के अंदर 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। मानव के अंदर अपन बात करेंगे हेप्लॉइड की। हेप्लॉइड का मतलब एक गुणित। एक अपन बात करते हैं डिप्लॉइड की। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, द्विगुणित। अच्छा इसके अंदर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अपने पास 5 × 174। 5 × 174 है क्या,
5 into 174 है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड वायरस। क्या है 5 into 74? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। 5 into 174 एक वायरस है और इस वायरस के अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड। देखो नॉर्मली जो डीएनए है वो कैसा होता था? डबल स्टैंडर्ड। लेकिन इस एक्सेप्शन के अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब इसकी श्रृंखला कितनी होगी? इसकी केवल एक ही श्रृंखला होगी। अगली बात करता हूं मैं लेमड़ा फेज की। तो लेमड़ा फेज क्या है? लेमड़ा फेज है अपने पास एक वायरस, लेकिन ये वायरस कैसा है? वायरस है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। कौन सा वायरस है ये? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अब यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड है तो इसकी जो लेंथ है उसको अपन कैसे काउंट करेंगे? अपन लेंथ को काउंट करेंगे कि टोटल कितने इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी। न्यूक्लियोटाइड की कितनी संख्या होगी वैसे काउंट करेंगे किसको? अपन 5 into 174 को। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या निकल कर आती है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी निकल कर आती है अपने पास? न्यूक्लियोटाइड की संख्या इसके अंदर होती है 5386। कितनी होती है इसके अंदर? 5386। सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 into 174 के अंदर जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या है वो कितनी होती है? कितनी है न्यूक्लियोटाइड की संख्या? 5386। 5386। अगली बात आती है कौन है अपने पास अगला? नेक्स्ट है हमारे पास लेमड़ा फेज। लेमड़ा फेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड वायरस है तो इसके अंदर अपन काउंट करते हैं बेस पेयर से। बेस पेयर जानते हो बेस पेयर क्या होता है? जैसे देखो ये एक अपने पास डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है। इसके अंदर यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं? इनके अंदर लगे हुए होते हैं बेस। क्या लगे हुए होते हैं? बेस। जैसे यहाँ पर ये एडेनिन है, एडेनिन के अपोजिट में क्या लगता है? एडेनिन के अपोजिट में जैसे यहाँ पर थायमिन लग रहा है। जैसे यहाँ पर ये ग्वानिन है, ग्वानिन के अपोजिट में क्या लगता है? साइटोसिन। तो यहाँ पर ये जो एक जोड़ा है, इस एक जोड़े को अपन क्या बोलते हैं? इस एक जोड़े को अपन बोलते हैं बेस। ये जो जोड़ा है वो क्या है? एक बेस पेयर है। वो क्या है? एक बेस पेयर। मतलब ये एक बेस है, ये दूसरा बेस है। इन दोनों बेस के बीच के अंदर जो जोड़ा होगा इस पूरे पेयर को अपन क्या बोलते हैं? बेस पेयर। तो जितने बेस पेयर की संख्या होगी, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीन बेस पेयर, चार बेस पेयर, कि कितने बेस पेयर होते हैं उससे अपन इस डीएनए की लेंथ को काउंट करते हैं। तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो कि कौन सा है अपने पास? लेमड़ा फेज। इसके अंदर जो टोटल है संख्या कितनी होगी? इसके अंदर टोटल संख्या होगी अपने पास 48,50,2, मतलब 48,502। वैसे अपने पास क्या आ जाता है? वैसे अपने पास आ जाता है इकोलाई। अच्छा ये 48,502 है क्या? ये है अपने पास बेस पेयर। एक आता है अपने पास इकोलाई, और इस इकोलाई के अंदर कितनी है? इकोलाई के अंदर है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। वैसे ही अपने पास जो ह्यूमन के अंदर हेप्लॉइड की बात करो, हेप्लॉइड के अंदर कितना है? इसके अंदर है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इसका डबल किसके अंदर हो जाएगा? यहाँ पर एक गुणित है और ये कौन सा है? द्विगुणित। अच्छा द्विगुणित के अंदर क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल कितना होगा बता सकता है मेरे को कोई? 6.6 इंटू 10⁻9 के 18, 9 कितना होगा? 9। तो इसका दो गुना कर दूंगा तो 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। क्लियर है क्या? अब अपन देखो बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। बता चुका मैं आपको न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला क्या होती है। एक तो है अपने पास शर्करा, एक है अपने पास नाइट्रोजनस बेस। ये अपने पास शर्करा है, ये नाइट्रोजनस बेस है। और अगला अपने पास कौन सा है? फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। अब अपन क्या करेंगे? इन चीजों को एक एक को देखेंगे। शर्करा कैसी है, नाइट्रोजनस बेस कैसा है, फॉस्फेट ग्रुप कैसा है। आज की जो क्लास होगी वो कौन सी होगी? बेसिक क्लास होगी, जिसके अंदर अपन शर्करा के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ेंगे, फॉस्फेट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो आ जाओ चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? शर्करा। जो शर्करा होती है हमारे पास, शर्करा कितने कार्बन की होती है? शर्करा होती है 5 कार्बन की शर्करा। इस वजह से इस शर्करा को अपन क्या बोल देते हैं? पेंटोज शर्करा। क्या बोल देते हैं? पेंटोज शर्करा। कितने कार्बन की शर्करा होती है ये? 5 कार्बन की शर्करा होती है। इस वजह से इसको अपन कौन सी शर्करा बोल देते हैं? पेंटोज शर्करा। अच्छा इसके बाद में बात करूं, एक शर्करा होती है अपने पास राइबोज, और दूसरी कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। जो शर्करा है, शर्करा कितने प्रकार की होती है? शर्करा 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है? राइबोज, और दूसरी कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज।
तो अपन एक तो लिख देते हैं अपने राइबोस, इंग्लिश में लिख दूं मैं, और दूसरा लिख देता हूं मैं डीऑक्सी राइबोस। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। राइबोस शर्करा किसके अंदर पाई जाती है? राइबोस शर्करा पाई जाती है आरएनए के अंदर। डीऑक्सी राइबोस शर्करा किसके अंदर पाई जाती है? डीएनए के अंदर। राइबोस आरएनए के अंदर और डीऑक्सी राइबोस डीएनए। इनके अंदर फर्क क्या है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस के अंदर? शर्करा का जो स्ट्रक्चर है वो देखो, शर्करा का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? शर्करा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर है अपने पास ऑक्सीजन लगा हुआ, और यहाँ पर इससे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। यहाँ पर भी क्या है? कार्बन। यहाँ पर भी क्या है? कार्बन। यहाँ पर क्या है? कार्बन। और यहाँ पर वापस किससे जुड़ गया है? ऑक्सीजन से। अगर इनके अलावा यहाँ पर और क्या लगा हुआ होता है? यहाँ पर एक और कार्बन लगा हुआ होता है CH2OH। यहाँ पर है हाइड्रोजन। अगर इनके अलावा इस शर्करा के अंदर क्या चीज होगी? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा? OH। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या होगा? OH। राइबोस शर्करा है, ध्यान रखना। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या होगा? OH। अगर इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ तो नंबरिंग क्या क्या निकल कर आती है? नंबरिंग आता है, ये तो कौन सा है? 1 डेज कार्बन। ये कौन सा है? 2 डेज कार्बन। ये कौन सा है? 3 डेज कार्बन। ये कौन सा है? 4 डेज कार्बन। ये वाला कौन सा है? 5 डेज कार्बन। क्लियर है कैसे की? सेम टू सेम ये जो राइबोस शर्करा है, ऐसी कौन सी शर्करा है अपने पास? डीऑक्सी राइबोस शर्करा है। लेकिन इसके अंदर केवल फर्क क्या रहेगा? फर्क केवल इतना है कि इसके अंदर जो सेकंड बेस है वहां पर क्या लगा हुआ है हमारे पास? यहाँ पर पॉइंट। लेकिन इस डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है कोई भी चीज रिमूव हो गई है। डी का मतलब क्या है? कोई भी चीज रिमूव हो गई है। डीऑक्सी राइबोस का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबोस का मतलब है इस शर्करा से सेकंड डे से जो कार्बन है वहां से एक ऑक्सीजन हट गया है, उसको हम कौन सी शर्करा बोल देंगे? डीऑक्सी राइबोस शर्करा। तो इसके अंदर देखो, यहाँ पर वापस मैं शर्करा का डायग्राम बना लेता हूँ, और आप बताइए मेरे को क्या क्या बनाना है। यहाँ पर बनाना है मेरे को ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, और वापस किससे जुड़ गई है? ऑक्सीजन से। अगर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर है CH2OH, ये लगा हुआ है। इनके अंदर और क्या लगा हुआ है? ऊपर तो क्या लगा हुआ है? यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर है OH, यहाँ पर क्या है? H, यहाँ पर क्या है? H, यहाँ पर भी क्या है? H और OH, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? H। फर्क क्या रहेगा? इसके अंदर जो सेकंड डेज है वहां पर तो OH है, इसके अंदर सेकंड डेज पे केवल क्या रहेगा? H। तभी यहाँ पर नाम क्या आया है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा। बात करता हूं मैं राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा के फॉर्मूले की, तो इसके अंदर टोटल कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं? 5 ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5, कितने ऑक्सीजन है? 5। लेकिन इसके अंदर देखोगे तो आपको कार्बन सेम टू सेम वही दिखाई देंगे। कार्बन कितने हैं? 5। जो अपने पास हाइड्रोजन है वो भी कितने होंगे? हाइड्रोजन उसके अंदर 10 है, तो इसके अंदर भी कितने होंगे? 10। लेकिन ऑक्सीजन इसके अंदर 5 है, इसके अंदर ऑक्सीजन कितने होंगे? 4। क्योंकि एक ऑक्सीजन जो सेकंड बेस कार्बन है वहां से क्या हो गया है? उड़ गया है, गायब हो गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। यही मेजर डिफरेंस है राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा के अंदर। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड की संरचना की बात कर रहे थे। न्यूक्लियोटाइड की संरचना की बात करें तो एक नंबर पे कौन आ रहा था? शर्करा। अब 2 नंबर पे कौन आएगा? नाइट्रोजनस बेस। 3 नंबर पे कौन आएगा? फॉस्फेट समूह या फिर फॉस्फेट ग्रुप। तो अगली अपन बात किसकी करते हैं? अगली बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं रिंग कंपाउंड। क्या होते हैं? रिंग कंपाउंड। मतलब इनकी क्या होती है? इनकी बनी हुई होती है रिंग। जैसे ये यहाँ पर है बनी हुई रिंग, ये कितनी रिंग दिखाई दे रही है आपको? 2 रिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये कितनी रिंग दिखाई दे रही है आपको? 1 रिंग दिखाई दे रही है। ऐसे रिंग के फॉर्म के अंदर कंपाउंड होते हैं, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? इन्हीं को अपन बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो आता है अपने पास प्यूरिन, और दूसरा कौन सा आता है? पिरिमिडिन। ये लिख देता हूं मैं, प्यूरिन, और क्या लिख देता हूं मैं? पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब एनसीईआरटी को ढंग से देखोगे तो सारी चीज उसके अंदर लिख रखी है। एक बार आप जाना घर पे एनसीईआरटी को रीड करना, हर चीज अच्छे से समझ के अंदर आ जाएगी।
दूसरी चीज जैसे आपको ये नोट्स चाहिए, जो भी मैं लिखा रहा हूँ लाइन के फॉर्म के अंदर या फिर पॉइंटों के फॉर्म के अंदर मेरे पास नोट्स है, मेरे से बाहर बोल देना कि मेरे को ये नोट्स चाहिए, मैं आपको फोटोकॉपी करवा के दे दूंगा, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन, देखो एक आता है अपने पास प्यूरिन और दूसरा कौन सा आता है अपने पास पिरामिडिन। प्यूरिन के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आते हैं? प्यूरिन के अंदर आता है एक तो ए और दूसरा कौन सा आता है जी। जो पिरामिडिन है इसके अंदर कौन सा आता है? इसके अंदर आता है सी यू टी। इनके अंदर मेरे को पता है, आपके अंदर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, याद कैसे रखोगे इसको? प्यूरिन के अंदर तो होता है आलू गोभी, क्या है? आलू गोभी। और आलू गोभी की तुम क्या बनाओगे? सब्जी बनाओगे। सब्जी कैसे बनाओगे? उसको कट करके बनाओगे, काट के बनाओगे। तो आलू गोभी को क्या कर देंगे अपन? कट कर देंगे। आलू गोभी मतलब ए का मतलब क्या है यहाँ पर? एडिनिन। एलू आलू नहीं है, अब आलू नहीं है, ए का मतलब क्या है यहाँ पर? एडिनिन। एडिनिन। जी का मतलब क्या है? गुआनिन। सी का मतलब क्या है? साइटोसिन। यू का मतलब क्या है? यूरेसिल के सीन। टी का मतलब क्या है? थाइमिन। अब बात करता हूं यहाँ पर, देखो एक आता है अपने पास यूरासिल और एक आता है अपने पास थाइमिन। यूरासिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूरासिल जो है वो होता है आरएनए के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। थाइमिन किसके अंदर होता है? थाइमिन होता है डीएनए के अंदर। अभी थोड़ी देर बाद में जब मैं आपको बताऊंगा तब आप खुद बोल जाओगे कि यूरासिल किसमें और थाइमिन किसमें है। नहीं बोलोगे? देखते हैं, लेकिन अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में, इधर से देखते हैं। तो ये तो आता है अपने पास नाइट्रोजनस बेस, एक आता है प्यूरिन और एक कौन सा आता है? पिरामिड। अब स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे को पता होना चाहिए, दिमाग में पता होना, तब भी पता चलेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, कौन से कार्बन के कौन से नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है। ये हमारे को अगर इनकी संरचना पता होगी, संरचना याद होगी, तभी पता होगा, नहीं तो जो अपने क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे? गलत। अब देखो अगली बात करते हैं अपन, संरचना की बात करते हैं। तो सबसे पहले संरचना की बात करते हैं अपन, पिरामिडियन की संरचना। पिरामिडियन की संरचना किस प्रकार की होती है? पायरामिडिन की संरचना किस प्रकार की होती है? तो पायरामिडिन के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास होता है कार्बन, इधर भी क्या है? कार्बन। यहाँ पर क्या है? कार्बन। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या है? कार्बन। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन। और ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये भी यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है? डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर, ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है पिरामिडिन की। किसकी स्ट्रक्चर है? पिरामिडिन। अब इस पिरामिडिन से देखो अपन क्या क्या बनाएंगे? पिरामिडिन से अपन बनाएंगे, एक तो किसका बनाएंगे अपन? साइटोसिन। एक बनाएंगे अपन यूरासिल और एक क्या बनाएंगे अपन? थाइमिन। तीनों चीज बनाएंगे। तीनों किस प्रकार बनाएंगे वो देखो, ये अपने पास पिरामिडिन है। अगर इसका मैं क्या लगा दूं, अगर इसकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे मैं ऑक्सो लगा दूं तो वो स्ट्रक्चर किसकी बन जाएगी? यूरासिल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो एक आता है अपने पास पिरामिडिन के अंदर कौन कौन सा आता है? साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। सबसे पहले मैं बीच वाले की स्ट्रक्चर बनाता हूँ यूरासिल की, फिर उसके अंदर कुछ परिवर्तन करके थाइमिन की बना लूंगा, कुछ परिवर्तन करके साइटोसिन की बनाऊंगा। क्लियर है इतनी चीज? इस प्रकार करोगे आसानी से याद होगा, रटने बैठोगे याद नहीं होगा। इनकी नंबरिंग करता हूं तो नंबरिंग किधर से किधर करूंगा मैं? नंबरिंग बताओ, नंबरिंग करनी तो आती है ना आपको? किधर से किधर करोगे बताओ नंबरिंग? यहां से करोगे, यहां से करो? हाँ देखो, यहां पर हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कितने का, कितनी रिंग है ये? छह वाली रिंग है। अच्छा इस रिंग को अपन क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? एक तो होमोसाइक्लिक होता है, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। अगर साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब क्या है? ये रिंग कैसी है? साइक्लिक है, इतना समझ लो साइक्लिक का मतलब। एक आता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक।
ये कौन सी है बताओ? हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? सारे जो कंपाउंड होंगे, अगर कार्बन का है तो यहाँ पर भी सारी जगह क्या होना चाहिए था? कार्बन होना चाहिए था। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन है तो सारी जगह क्या होना चाहिए था? नाइट्रोजन। लेकिन इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है? कार्बन भी है और क्या है? नाइट्रोजन भी है। इस वजह से ये क्या होगी? होमो होगी कि हेट्रो होगी? ये होगी हेट्रोसाइक्लिक। मेंशन कर लेना क्या होगी ये? हेट्रोसाइक्लिक। आगे बात करता हूँ इसकी। मैं एक तो सेकंड पोजीशन पे और एक फोर्थ पोजीशन पे मैं क्या लगा दूं? ऑक्सो लगा दूं। दो बार ऑक्सो लगा रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? डाई ऑक्सो। क्या लिखूंगा? डाई ऑक्सो। तो 2,4 डाई ऑक्सो। और ये संरचना किसकी है? पिरामिडिन की संरचना है। 2,4 डाई ऑक्सो पिरामिडिन कर दूंगा तो अब संरचना बनेगी वो किसकी बनेगी? यूरासिल की संरचना बनेगी। बना देता हूं मैं संरचना। देखो बताओ मेरे को आप, उसके अंदर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, और किससे जुड़ा हुआ है ये? कार्बन से। सेकंड पोजीशन कौन सी थी? अरे ये वाली तो थी सेकंड पोजीशन। मैं ऑक्सो लगाऊंगा तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा मेरे को? अरे ऑक्सो लगाऊंगा तो क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? फोर्थ पर भी डबल बॉन्ड ओ। एक ऑक्सो, दो ऑक्सो। ये सेकंड डेस कार्बन पे और ये कौन से कार्बन पे है? फोर डेस कार्बन पे। सेकंड पे ऑक्सो लगा दिया और फोर्थ पे भी मैंने क्या लगा दिया है? ऑक्सो। और ये जो संरचना होगी, ये संरचना किसकी होगी? ये संरचना होगी हमारे पास यूरासिल की। किसकी संरचना होगी? यूरासिल की। अब देखो मैंने यूरासिल की संरचना तो यहाँ पर बना दी है, यूरासिल की संरचना बना दी। अब यूरासिल से मैं किसकी संरचना बनाऊंगा? यूरासिल से बनाऊंगा मैं थाइमीन की। किसकी बनाऊंगा? थाइमीन। यूरासिल से मेरे को थाइमीन बनाना है तो मैं इसकी फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइलेशन कर दूंगा। फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइलेशन। मिथाइलेशन क्या होता है? कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा मेरे को? CH3। CH3 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? मिथाइलेशन हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा? फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइलेशन लगा दूंगा। ये मैंने इसकी फिफ्थ पोजीशन पे क्या कर दी? मिथाइलेशन। अगर फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइलेशन कर दूंगा तो संरचना बन जाएगी कुछ इस प्रकार की। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, बोलते जाओ, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। अच्छा, इसकी पहले वो वाली संरचना बताओ, यूरासिल वाली संरचना बताओ। तो यहाँ पर क्या लगा दूं मैं? ऑक्सो। यहाँ पर भी क्या लगा दूं? ऑक्सो। अच्छा, फिफ्थ वाला कौन सा है? फिफ्थ वाला बताओ मेरे को। फिफ्थ वाला कौन सी पोजीशन है? ये वाला इधर है फिफ्थ कार्बन। इस फिफ्थ कार्बन पे मैं क्या लगा दूं? CH3। तो ये जो अपने अपने पास जो अभी संरचना बनी है वो संरचना किसकी बनी है? संरचना बनी है थाइमीन की। आसान है क्या थाइमीन की संरचना बनाना? अब अपन बात करते हैं संरचना किसकी बनाऊंगा मैं? साइटोसिन की। जब साइटोसिन की संरचना बनाता हूँ तो साइटोसिन के अंदर क्या करता हूँ? साइटोसिन की संरचना बनाने के लिए मैं फोर्थ पोजीशन पे क्या कर दूंगा? एमिनेशन कर दूंगा। एमिनेशन कैसे करते हैं? कौन सा ग्रुप लगाऊंगा? NH3 या फिर NH2। यही तो होता है एमिनेशन का मतलब। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लगाऊंगा? सबसे पहले संरचना किसकी बना दूं? अरे किसकी बना दूं संरचना? यूरासिल की संरचना बना दूं। कैसी है यूरासिल की संरचना? यहाँ पर क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, और किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। अच्छा, इसकी जो सेकंड पोजीशन थी वहां पर तो क्या लगा हुआ था हमारे पास? ऑक्सो। अब यहाँ पर देखो फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाना है मेरे को? फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाना है? एमीन लगानी है। फोर्थ पोजीशन पे एमीन लगाने के लिए मेरे को इसका जो फोर्थ पोजीशन का जो ऑक्सो है उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं? NH2। क्या लगा दूंगा? NH2। ये जो संरचना बनी है वो किसकी बनी है? साइटोसिन की। इस संरचना किसकी बनी है? साइटोसिन की। क्या क्लियर है क्या? वापस देखो एक बार। पिरामिडिन, पिरामिडिन की संरचना किस प्रकार की होती है? पिरामिडिन की संरचना, ये जो संरचना है वो किसकी है? पिरामिडिन की। पिरामिडिन के अंदर तीन चीज आती है, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। सबसे पहले मैं बनाऊंगा बीच वाली संरचना यूरासिल। उसके फिफ्थ पे अगर मैं मिथाइलेशन कर दूंगा तो संरचना किसकी बन जाएगी? थाइमिन की। अगर उसके फोर्थ पोजीशन पे मैं एमिनेशन कर दूंगा तो जो संरचना है वो बनेगी, वो किसकी बनेगी? साइटोसिन की। यहाँ पर देखो, इस पे मैंने यूरासिल कैसे बनाया है? सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे मैंने ऑक्सो लगा दिया है। तो इसको अपन बोलेंगे 2,4 डाई ऑक्सो पिरामिडिन।
इस यूरासिल पे मैंने क्या लगा दिया है, फिफ्थ में मिथाइलेशन लगा दिया है, तो इस पे तो मैं क्या बोलूंगा, थाइमीन। अगर फोर्थ पे क्या लगा दिया मैंने, एमिनेशन, एमीन लगा दिया है, इसका एमिनेशन कर दिया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, साइटोसिन। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका नाम क्या है, थाइमीन का क्या नाम है, क्या नाम है थाइमीन का, इसका नाम है 5 मिथाइल, 5 मिथाइल यूरासिल। क्या नाम है, 5 मिथाइल यूरासिल। ये अपने पास यूरासिल था, इसके 5वें कार्बन पे मैंने मिथाइलेशन कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल यूरासिल। क्या क्लियर है क्या सारी चीज। अब एक तो आ गया अपने पास पिरामिडिन, दूसरी बात किसकी करते हैं अपन, प्यूरिन की बात करते हैं। जो पिरामिडिन है, पिरामिडिन की केवल होती है एक रिंग, केवल कितनी होती है, एक रिंग। और जो प्यूरिन है उसकी केवल कितनी रिंग होती है, 2 रिंग। 2 रिंग प्यूरिन की किस प्रकार होगी उसकी अपन बात करते हैं, प्यूरिन की 2 रिंग किस प्रकार होगी। तो यहाँ पर सेम टू सेम वैसा ही इसके अंदर है मैट्रिक्स, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, और यहाँ पर क्या किससे जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन से। यहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा, चेंजेस होगा कि ये वाली जो पोजीशन है इसके अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है ये चीज। आगे इसके अंदर यहाँ पर और बात करो तो और क्या होगा, यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा एक डबल बॉन्ड। क्लियर है इतनी चीज। अब इनके अंदर नंबरिंग करूँ तो नंबरिंग कहां से करूंगा मैं, इनकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ये देखो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने कंपाउंड है इसके अंदर, 9। अच्छा ये भी होमोसाइक्लिक होगी कि हेट्रोसाइक्लिक होगी, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, अलग अलग कंपाउंड से एक रिंग बनी है, साइक्लिक रिंग बनी है, उस रिंग को अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्लियर है क्या। अब इसके अंदर देखो ये रिंग किसकी है, ये रिंग है अपने पास प्यूरिन की। इस प्यूरिन के अंदर क्या क्या आता है अपने पास, एक तो आता है एडिनिन, और एक क्या आता है, ग्वानिन। इस एडेनिन के अंदर क्या आएगा केमिकल फॉर्मूला, और जो ग्वानिन है उसके अंदर केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा। तो यहाँ पर एडेनिन के अंदर तो क्या आएगा, 6 अमीनो प्यूरिन, और ग्वानिन के अंदर क्या आएगा, ग्वानिन के अंदर आएगा अपने पास 2 अमीनो, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। अच्छा अब आप बना सकते हो एडेनिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, 6 अमीनो प्यूरिन, मतलब इस प्यूरिन के अंदर मेरे को 6 पोजीशन पे क्या लगा देना है, एमीन लगा देना है। 6 पोजीशन कौन सी है, ये वाली 6 पोजीशन है, इस पर मैं क्या लगा दूंगा, NH2 लगा दूंगा। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया है, किसका स्ट्रक्चर बन गया है, ये बन गया है एडेनिन का। अगर मेरे को ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड जो है इस पर क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, एमीन। यहाँ पर सेकंड पे क्या लगा दूंगा मैं, NH2 लगा दूंगा, एमीन लगा दूंगा, और 6 पोजीशन पे क्या लगा दूंगा, ऑक्सो। यहाँ पर ये जो 6 पोजीशन है इसके ऊपर NH2 की जगह मैं क्या लगा दूंगा, डबल बॉन्ड को लगा दूंगा, ऑक्सो लगा दूंगा। क्लियर है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये बन जाएगी ग्वानिन की। क्लियर है क्या। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, शर्करा पढ़ाई। शर्करा कितने प्रकार की होती है, 2। एक तो राइबो शर्करा, दूसरी डीऑक्सीराइबो शर्करा। राइबो शर्करा के अंदर क्या उपस्थित होता है, सेकंड बेस कार्बन के ऊपर OH उपस्थित होता है। डीऑक्सीराइबोज के अंदर जो एक ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, रिमूव हो जाता है। राइबो शर्करा किसके अंदर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबो शर्करा किसके अंदर पाई जाती है, डीएनए में। बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। आलू गोभी किसके अंदर आते हैं, प्यूरिन के अंदर। उनको कट करेंगे वो किसके अंदर आता है, पिरामिडिन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन, पिरामिडिन के अंदर साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। क्लियर है इतनी चीज। उसके बाद में अपन इनकी संरचना देख चुके। प्यूरिन की कितनी रिंग होती है, 2। पिरामिडिन की कितनी होती है, 1। अच्छा जो पिरामिडिन की जो रिंग थी हमारे पास, इस पिरामिडिन के अंदर सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे मैं ऑक्सो लगा दूं,
ये सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, इस पे मैंने क्या लगा दिया है, ऑक्सो लगा दिया, तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, यूरासिल का। अगर इस यूरासिल के स्ट्रक्चर के अंदर फिफ्थ पोजीशन पे मैं क्या कर दूं, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन कर दूंगा तो स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, थाइमिन का। अगर फोर्थ पोजीशन पे मैं क्या लगा दूं, एमीन लगा दूं, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा अपने पास है, साइटोसिन का। क्या क्लियर है क्या इतनी चीज? एक अपन आज बात कर लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप की, बाकी बात करेंगे अपन कल। अपने पास एक आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप, और इस फॉस्फेट ग्रुप के अंदर जो चार्ज होता है वो चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो अपने पास डीएनए है, उस डीएनए का चार्ज भी कैसा होता है, नेगेटिव। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, डीएनए का नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट समूहों की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। एक होता है अपने पास फॉस्फोरिक अम्ल, और इस फॉस्फोरिक अम्ल से क्या बनता है, फॉस्फेट समूह बनता है। फॉस्फोरिक जो अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है अपने पास H3PO4, और इससे किसका निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है फॉस्फेट ग्रुप का या फिर फॉस्फेट का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, PO4-3। क्या होता है, PO4-3। अगर इसका जैसे मैं इसको लिखो तो किस प्रकार लिखूंगा, यहाँ पर सेंटर के अंदर क्या क्या होगा अपने पास, फॉस्फेट होगा, सेंटर के अंदर क्या होगा, फॉस्फेट। यहाँ पर लगा हुआ होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होता है अपने पास OH, यहाँ पर भी क्या होगा OH, यहाँ पर भी क्या होगा OH। अगर इसके अंदर मैं तीनों के अंदर यहाँ पर H H H हटा दूं तो इसके अंदर चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पर P है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर एक H लगा दो तो माइनस चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर इसका ऑक्सीजन के अंदर से हाइड्रोजन हटा दो तो माइनस चार्ज हो गया, इसके अंदर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटा दो तो कितना चार्ज हो गया, माइनस। टोटल कितने माइनस चार्ज है इसके अंदर, 1 2 और 3, तो यहाँ पर चार्ज कितना है 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ये क्या है फॉस्फेट। ये जो नेगेटिव, ये जो माइनस है इसका चार्ज भी कैसा होता है, चार्ज होता है यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। इसी वजह से जो डीएनए है उसके अंदर भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं कल।